हे एवरीवन, हेलो बच्चों, हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, आई होप आप लोगों का जनवरी 2026 का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। एंड अभी तक हम लोगों ने साथ मिलके बहुत सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन किया है। ये सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर अभी हमारे प्लेलिस्ट में हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं और इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक के चैप्टर्स रिवाइज नहीं किए हैं उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि जरूर रिवाइज कर लेना, बिकॉज अकाउंट्स में मोस्टली हम लोग हमारी जो तैयारी करते हैं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से करते हैं, बट यू शुड बी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन थियोरटिकल कंसेप्ट। तो जो वन शॉट लेक्चर्स होते हैं उसमें हम लोगों ने सारे कंसेप्ट डिस्कस किए होते हैं, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करवाए होते हैं। तो इन ऑर्डर टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट थरोली आप लोगों को ये सारे रिवीजन लेक्चर्स देखने जरूरी है। और आज के इस सेशन में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नाम का चैप्टर, जो कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसको रिवाइज करना उतना ही जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में पूछा जाता है। मिनिमम 5 मार्क के लिए इसका वेटेज रहेगा, मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए। एंड बच्चों का ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग टारगेट रखते हैं कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर करवाए और उसके साथ साथ एक 2 या 3 एग्जांपल्स हम लोग इस वन शॉट रिवीजन में खत्म करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इस चैप्टर में हमें कोई अकाउंटिंग नहीं करना है, यह बात पहले दिमाग में से क्लियर करवा दो आप लोग। ओके, इसमें कुछ हद तक अकाउंटिंग करना पड़ सकता है, बट ये चैप्टर बेसिकली ये चैप्टर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाने वाला है। इनफैक्ट आप लोगों को बस एक्सप्लेन करना है कि व्हाई द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक इज नॉट मैचिंग। तो बेसिकली आपको पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कैश बुक एंड व्हाट इज पासबुक। तो सिंपल है, कैश बुक इज अ बैंक्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी और इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, इज इट राइट? वेयर एज पासबुक इज अ कस्टमर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। जैसे बिजनेसमैन को अकाउंट्स रखने की जरूरत है, वैसे बैंकर्स को भी डिफरेंट लेजर अकाउंट्स ओपन करने की जरूरत है। तो बच्चों, जैसे बिजनेसमैन अपने बुक्स में बैंक अकाउंट ओपन करेगा टी फॉर्मेट में, सिमिलरली बैंक भी अपने बुक्स में उनके कस्टमर्स का अकाउंट यानी हमारा अकाउंट वहां पे ओपन करेगा। इज इट राइट? तो हमारा खाता इन द बुक्स ऑफ बैंक इज कॉल्ड एज अ पासबुक, वेयर एज हमारे ही बुक्स में बैंक का अकाउंट इज कॉल्ड एज अ कैश बुक। तो जो रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं, अपेक्षा करता हूं कि आपको कैश बुक एंड पासबुक पता होगा, ऑब्वियसली। फाइन। तो दोस्तों, पासबुक कुछ इस तरह से दिखता है एंड कैश बुक मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं जो कुछ इस तरह से दिखता है। हमारे बुक्स में बैंक का अकाउंट जो हम टी फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान लो 1 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा कर दिए अकाउंट ओपन करते ही। मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री मारूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे पास से कैश जा रहा है, बैंक में मेरा कैश जमा हो रहा है, तो बैंक इज ए रिसीवर ऑफ मनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री 1 लाख रुपए की होगी। और पासबुक में यही एंट्री बैंक वाले कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो बैंक के एंगल से सोचोगे तो बैंक को कैश मिल रहा है तो दे विल डेबिट कैश, एंड दे विल क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट। बच्चों बता दूं मैं आपको, बैंक के बुक्स में दिस इज XYZ कंपनीज अकाउंट एंड एंट्री क्या बनाई मैंने? कैश अकाउंट डेबिट टू XYZ कंपनी अकाउंट। तो XYZ को क्रेडिट करना है बच्चों। पासबुक का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है जिसमें डेट का कॉलम कॉमन होता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम कॉमन होता है। हमारे यहाँ पे टी फॉर्मेट में डेट का कॉलम डेबिट में भी रखते हैं हम लोग, क्रेडिट में भी रखते हैं। बट बैंक को हर रोज बैलेंस निकालना है हर ट्रांजेक्शन के बाद, तो दे डोंट फाइंड दिस फॉर्मेट कंफर्टेबल, दैट्स व्हाई दे प्रिपेयर देयर अकाउंट इन दिस फॉर्मेट जिसमें भी डेबिट कॉलम है। दिस इज डेबिट कॉलम एंड दिस इज क्रेडिट कॉलम माय फ्रेंड्स, दिस इज डेबिट कॉलम एंड दिस इज क्रेडिट कॉलम। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कस्टमर का खाता है वो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कॉलम में बैंक अमाउंट लिखेगा और डेबिट हो जाएगा कैश, तो कैश अकाउंट होगा उनके बुक्स में, उसके डेबिट में जाके टू कस्टमर वो लोग लिखने वाले हैं। इज इट राइट? यहां पे कस्टमर का खाता क्रेडिट हुआ तो 1 लाख रुपए यहां पे लिख दिए उन्होंने। क्रेडिट कॉलम को डिपॉजिट से जानते हैं पासबुक में एंड डेबिट कॉलम को विड्रॉवल से जानते हैं, यानी जब जब हम पैसे बैंक में भरेंगे दे विल राइट इट इन डिपॉजिट कॉलम। इसका अर्थ यह है कि कस्टमर का खाता क्रेडिट हो रहा है, कस्टमर का खाता क्रेडिट हो रहा है, यानी मेरे खाते में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। किसके बुक्स में? बैंक के बुक्स में। वही मेरे बुक्स में अगर देखोगे तो 1 लाख रुपए का डेबिट हो रहा है तो 1 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस आया। अगले दिन मान लो मैंने 50,000 रुपए विड्रॉ किए, तो मैं मेरे कैश बुक में एंट्री क्या मारूंगा? कैश वापस मेरे पास आ जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, तो बाय कैश 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये एंट्री मैंने मेरे कैश बुक में मारी। सिमिलर एंट्री सिमिलर वे में
पासबुक में भी बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। नाउ उनका कैश जा रहा है तो दे विल क्रेडिट कैश अकाउंट, दे विल डेबिट कस्टमर्स अकाउंट। तो बच्चों XYZ कंपनी डेबिट करना है, इसलिए वो डेबिट कॉलम में 50,000 रुपए लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 1,00,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस था, उसमें से 50,000 रुपए डेबिट कट हो गया और फिर बैलेंस बचा 50,000 रुपए का क्रेडिट। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से पासबुक की बात करूं तो 2 अप्रैल को पासबुक 50,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। वेयर एज 2 अप्रैल को अगर मैं कैशबुक की बात करूं तो कैशबुक में भी 50,000 रुपए का बैलेंस दिख रहा है, लेकिन टाइप कौन सा है, डेबिट बैलेंस। तो बच्चों कैशबुक अगर डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, वही सेम खाता बैंक के बुक्स में क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। क्वाइट ऑब्वियस, मुझे बैंक से 50,000 रुपए लेने हैं तो बैंक के बुक्स में उनको 50,000 रुपए देने हैं, ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। सिमिलर वे में अगर कैशबुक में डेबिट बैलेंस आया तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस आता है। सिमिलर वे में कैशबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस आया, इसका मतलब हमारा खाता ओवरड्राफ्ट में है। कैशबुक में क्रेडिट बैलेंस आया मतलब रिसीट से ज्यादा पेमेंट्स हो गए, रिसीट से ज्यादा पेमेंट्स हो गए। तो पेमेंट्स की टोटल ज्यादा कब होती है, अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया तो दोस्तों अगर कैशबुक में क्रेडिट बैलेंस आया तो पासबुक में डेबिट बैलेंस आ जाएगा। कैशबुक में क्रेडिट यानी बैंक के पैसे मैंने यूज किए हैं, इसका मतलब बैंक ने हमें पैसे दिए तो बैंक के बुक्स में हमारा खाता डेबिट बैलेंस दिखाएगा, यानी वो बैंक का एसेट बन जाएगा, लेकिन हमारे लिए वो बैंक बैलेंस एक लाइबिलिटी की तरह दिखेगा। तो सिंपल भाषा में हमें याद क्या रखना है कि कैशबुक एंड पासबुक सेम बैलेंस दिखाते हैं बट विथ डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस। लाइक 50,000 का बैलेंस मेरे कैशबुक में दिख रहा है डेबिट, तो पासबुक में वो 50,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। अगर मेरे बुक्स में 50,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो कैशबुक में वो 50,000 रुपए का डेबिट बैलेंस दिख जाएगा। इज इट राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स, बट व्हेन दिस बैलेंस विल मैच when all the transactions are recorded in the cash book as well as in the passbook। बट बच्चों प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली देयर आर सम ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं और पासबुक में रिकॉर्ड किसी और दिन हो जाते हैं, या फिर कुछ ट्रांजैक्शंस पासबुक में पहले रिकॉर्ड होते हैं और कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करने का टाइमिंग थोड़ा अलग होता है, किसी और दिन रिकॉर्ड हो जाता है। या फिर कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बुक में गलत तरीके से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जिसकी एंट्री पासबुक में कभी आएगी नहीं क्योंकि वो कैश बुक की गलती है। या फिर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो पासबुक में गलत रिकॉर्ड हुए हैं, जो मुझे कैशबुक में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ सिचुएशंस हुए तो आपका कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ मैच नहीं होगा, एंड इन दैट केस हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैशबुक एंड पासबुक। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग माय फ्रेंड्स, देखेंगे। चलो, तो वाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी। देखा आपने कि कैशबुक कौन बनाता है, बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, वेयरएज पासबुक कौन बनाता है, कस्टमर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। मेंटेन्ड बाय, कैशबुक इज मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन, पासबुक इज मेंटेन्ड बाय बैंक। टाइप ऑफ बैलेंस, हमारे कैशबुक में डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखना चाहिए, हमारे कैशबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक में डेबिट बैलेंस दिखना चाहिए। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि अगर सारे ट्रांजैक्शंस कैशबुक एज वेल एज पासबुक में रिकॉर्ड हुए तो बैलेंस मैच होना चाहिए। बट अगर कोई भी एक आध ट्रांजैक्शन कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन पासबुक में नहीं, या फिर पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है या फिर कैशबुक में नहीं, तो उस केस में बैलेंस मैच नहीं होगा। इन दैट केस हमें बीआरएस बनाना पड़ेगा। बीआरएस बनाने के स्टेप्स डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहला स्टेप बीआरएस का जो है, मोस्टली ये स्टेप कौन करता है बच्चों, आईसीएआई करके आपको क्वेश्चन बना के देता है, बट कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में हमें ये स्टेप खुद करना पड़ता है, हमें रिकंसाइलिंग आइटम्स खुद ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आया है कि कैशबुक में अगर हमारा कैशबुक डेबिट हुआ, ठीक है, तो रिसिट के केस में हमारा कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर हमारा रिसिट है तो बैंक हमारा खाता उनके बुक्स में क्रेडिट करने वाला है। अगर हमारा रिसिट है तो हम हमारे बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, उस केस में बैंक उनके बुक्स में कस्टमर का खाता क्रेडिट कर देता है। क्रेडिट कॉलम को बैंक डिपॉजिट के नाम से रिकॉर्ड करता है एंड डेबिट कॉलम को बैंक विड्रॉल के नाम से रिकॉर्ड करता है। तो हमारा रिसिट यानी बैंक का डिपॉजिट, ठीक है, बैंक के बुक्स में डिपॉजिट, हमारे बुक्स में पेमेंट, कैशबुक में पेमेंट यानी बैंक के बुक्स में विड्रॉवल। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है रिकंसाइलिंग आइटम्स ढूंढने के लिए, हमारा रिसीट कॉलम हमें कंपेयर करना है डिपॉजिट कॉलम के साथ। सिमिलरली हमारा पेमेंट कॉलम हमें कंपेयर करना है विड्रॉवल कॉलम के साथ, और उसमें कंपैरिजन करके हमें उन आइटम्स को ढूंढना है जो आइदर कैशबुक में है पासबुक में नहीं है, या फिर पासबुक में है कैशबुक में नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग आउट रिकंसाइलिंग आइटम्स। तो बच्चों ये कैसे करना है, उसके लिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल रखा है आपका इलस्ट्रेशन 1 ने आईसीए के मॉड्यूल का, जिसमें एक पासबुक आपको दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, पासबुक कौन से महीने का है, जनवरी महीने का है बच्चों। ठीक है, सिमिलरली मैं सेकंड स्लाइड में ये पीडीएफ वापस ओपन करता हूं और आपके सामने रख देता हूं कैशबुक जो जनवरी महीने का है। शुरू कब हुआ देखो, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को कोई बैलेंस नहीं था, हमने बैंक में 4 लाख रुपए भरे हैं ऐसा दिख रहा है।
ठीक है, क्या ये एंट्री पासबुक में आई है? मैंने आपको बता दिया बच्चों, अगर कैशबुक के रिसिट कॉलम में आ रहा है तो पासबुक के डिपॉजिट कॉलम में आना चाहिए। तो यहां पे बाय कैश बैंक रिकॉर्ड कर रही है 4 लाख रुपए आए हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन कैशबुक में भी आया, पासबुक में भी आया, इसका मतलब ये रिकंसाइलिंग आइटम नहीं है। चलो अगले ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। हमें कंपेयर क्या करना है? हमें रिसिट साइड ऑफ कैशबुक कंपेयर करनी है डिपॉजिट कॉलम के साथ। तो क्या ये 35,000 का चेक जॉनसन एंड कंपनी से हमें मिला हुआ था, ये पासबुक में आया है? यू कैन चेक हियर माय फ्रेंड्स, ये आया है। फिर उसके बाद 76,000 का चेक आया है क्या? देख लो, यस आया है। फिर उसके बाद 30,000 का चेक आया है क्या? देख लो, यस आया है। इसको बोलते हैं हम रिकंसाइलिंग आइटम्स फाइंड आउट कर रहे हैं। मोस्टली ये काम कौन करके देता है? आईसीएआई करके देता है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में लाइक इलस्ट्रेशन 1 में हमें ये काम खुद करना पड़ रहा है। राय एंड ब्रदर्स से 43,000 का चेक यहां पे भी आया है। फिर उसके बाद देखो बच्चों, ये एम मोहन एंड कंपनी से मिला हुआ 1,05,000 का चेक, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूं। और ये 34,000 का चेक यहां पे पासबुक में नहीं आया है, ठीक है। तो बच्चों कुछ एंट्रीज कैशबुक में दिख रही है, कैशबुक में दिख रहा है कि जनवरी 20 को हमें एम मोहन से मिला हुआ चेक हमने बैंक में भर दिया है, ठीक है, और हमने एंट्री मार दी है, कैशबुक में हमने एंट्री मार दी है, बट पासबुक में वो चेक क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। क्यों क्लियर नहीं हो पाया है उसकी चर्चा हम थोड़े समय के बाद करेंगे, बट पासबुक में वो डिपॉजिट में नहीं दिख रहा है, क्या कारण हो सकते हैं देखना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे 20,000 रुपए की एक डिपॉजिट दिख रही है, देखो क्या है ये? इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये 20,000 रुपए का अमाउंट यहां पे पासबुक में रिकॉर्डेड है, बट उसकी एंट्री कहीं पे कैशबुक में नहीं दिख रही है। इसका मतलब इंटरेस्ट डायरेक्टली बैंक में जमा हुआ है, हमें पता ही नहीं है, हमने कैशबुक में एंट्री नहीं मारी है। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में कुछ आइटम्स कैशबुक में आ रहे हैं, पासबुक में नहीं आ रहे हैं, कुछ आइटम्स पासबुक में आ रहे हैं, कैशबुक में नहीं आ रहे हैं, तो बैलेंस मैच होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारा कैशबुक जो है वो 2,37,000 का 31 जनवरी को बैलेंस दिखा रहा है, वेरस पासबुक दिखा रहा है कि 2,43,000 का बैलेंस है। तो बच्चों ये बैलेंस मैच नहीं हो रहा है 31 जनवरी का। क्यों नहीं हो रहा है? तो यहां पे 3 ट्रांजेक्शन मिले जिसको हम रिकंसाइलिंग आइटम बोलते हैं। अब हमें चेक करना है हमारे कैशबुक का पेमेंट साइड विथ विड्रॉवल साइड ऑफ पासबुक, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए हम फटाफट चेक करते हैं। फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड को हमने 60,000 का पेमेंट किया था, क्या ये कैशबुक में आया है? सॉरी पासबुक में आया है? यस आया है। फिर उसके बाद 1 लाख रुपए का रॉय एंड जेम्स का चेक क्या पासबुक में आया है? यहां पे आया है, यस, तो ये भी आया। 1,25,000 का दास एंड कंपनी को दिया हुआ चेक क्लियर हुआ है बच्चों, ये भी रिकंसिलिएशन आइटम नहीं है। के नागपाल एंड कंपनी को हमने 73,000 का चेक दिया है, क्या वो हमारे पासबुक में आया है? आंसर इज नो। कैन यू सी, ये 73,000 का चेक हमने इशू किया है, हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया है, बट इसकी एंट्री पासबुक में नहीं आई है किसी कारणवश, ठीक है। कारण क्या है देखते हैं बाद में, आगे बढ़ते हैं। 50,000 का चेक यहां पे 50,000 रुपए हमने कैश विड्रॉ किया है, क्या ये एंट्री आई है कैशबुक में? यस, कैशबुक में ये 50,000 की एंट्री आई है, पासबुक में भी ये 50,000 की एंट्री आ चुकी है, ठीक है। बी बाबू को हमने 78,000 का चेक इशू किया है, जिसकी एंट्री पासबुक में तो मुझे नहीं दिख रही है। तो बच्चों ये 2 आइटम्स मिले जो कैशबुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है। आगे बढ़ता हूं, बस खत्म। कैशबुक का पूरा पेमेंट साइड हमने छान मारा, पासबुक में कुछ एंट्रीज मिली और कुछ 2 एंट्रीज हमें कैशबुक में मिली है बट पासबुक में नहीं मिली है। सिमिलर तरीके से ये 26,000 रुपए के चार्जेस, जिसमें से प्रीमियम 25,000 रुपए का है इंश्योरेंस का और बैंक चार्जेस 1,000 रुपए के हैं, जो पासबुक में से पेमेंट हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसकी एंट्री हमारे कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसका मतलब हमें पता नहीं है, हमारे बैंक से पैसे कट हुए हैं बट हमें पता ना होने के कारण हमने कैशबुक में उसकी एंट्री नहीं डाली है। तो अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस यहां पे थोड़े रिकॉर्ड हो रहे हैं, वहां पे नहीं हो रहे हैं, या फिर वहां पे थोड़े हो रहे हैं पासबुक में, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो बैलेंस तो ऑब्वियसली मैच नहीं होगा। तो ये मैच क्यों नहीं हो रहा है, इसके हमने टोटल कितने आइटम्स ढूंढ निकाले? तो बच्चों यहां पे देखोगे तो ये 2 चेक्स और ये 2 चेक्स, ठीक है, टोटल 4 चेक्स, ओके, एंड पासबुक में 2 आइटम्स है जो कैशबुक में नहीं है, यानी टोटल 7 आइटम्स रिकंसाइलिंग आइटम्स है, ये हमने ढूंढ निकाले बच्चों। अब ये रिकंसाइलिंग आइटम्स को हमें प्रॉपर्ली प्रेजेंट करके बीआरएस बना के एक्सप्लेन करना है कि व्हाई कैशबुक का बैलेंस पासबुक के साथ मैच नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को पहला स्टेप समझ में आया, रिकंसाइलिंग आइटम्स ढूंढने कैसे हैं, ठीक है। ये काम अक्सर कौन करता है बच्चों? आईसीएआई करके आपको क्वेश्चन बना के देता है, लेकिन कभी कभार इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में डायरेक्टली पासबुक कैशबुक दे देगा और बोलेगा कि आप ही रिकंसाइलिंग आइटम्स ढूंढो और उसके बाद आप ही बीआरएस बना दो, ठीक है। चलो, तो अभी हमने रिकंसाइलिंग आइटम्स ढूंढे हैं, ठीक है। तो अब हम बीआरएस बनाने के लिए रेडी है, बट बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 वेज। बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 वेज। नंबर 1, बीआरएस विदाउट एडजस्टिंग कैशबुक, यानी कैशबुक में बिना कुछ चेंज किए हम लोग सारे के सारे रिकंसाइलिंग आइटम्स को कहां पे दिखाएंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। आई रिपीट, अगर आप एडजस्टेड कैशबुक नहीं बना रहे हो और डायरेक्टली बीआरएस बना रहे हो, तो सब के सब यानी 7 के 7 रिकंसाइलिंग आइटम्स कहां पे दिखाने हैं? बीआरएस में दिखाने हैं, ऐड या फिर लेस करके।
ऐड या फिर लेस करके। सर आइटम्स ऐड कब होंगे, लेस कब होंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। बट बच्चों देयर इज वन मोर टाइप ऑफ बीआरएस, दैट इज बीआरएस आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। तो बच्चों इसमें होता क्या है, ये जो 7 रिकंसाइलिंग आइटम्स ढूंढे हैं उसमें से कुछ आइटम्स हम कैश बुक में एडजस्ट करते हैं और फिर जो बचे हुए आइटम्स है उसके लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बेसिकली कौन से आइटम्स को एडजस्ट करना है और कौन से आइटम्स को एडजस्ट नहीं करना है, यानी बीआरएस में दिखाना है, वो हम समझेंगे। लेकिन वो समझने के लिए पहले ये 7 रिकंसाइलिंग आइटम्स क्यों आते हैं, क्यों एग्जिस्टेंस में आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्डेड है और कुछ ट्रांजैक्शंस पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है या फिर बाद में रिकॉर्ड होंगे। कुछ ट्रांजैक्शंस पासबुक में रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री क्यों नहीं आई है, यानी ये रिकंसाइलिंग आइटम्स क्यों क्रिएट हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग समझेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन कैश बुक एंड पासबुक। तो बच्चों ये जो सारे रिकंसाइलिंग आइटम्स है, अभी जो हमने 7 रिकंसाइलिंग आइटम्स ढूंढे, ये 7 के 7 रिकंसाइलिंग आइटम्स हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। कुछ रिकंसाइलिंग आइटम्स जो है वो टाइमिंग डिफरेंसेस के नाम से जाने जाते हैं, कुछ रिकंसाइलिंग आइटम्स है जो ट्रांजैक्शंस के नाम से जाने जाते हैं, और कुछ रिकंसाइलिंग आइटम्स है जो एरर्स है। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस रिकंसाइलिंग आइटम्स। ये टाइम डिफरेंसेस क्यों क्रिएट हो रहा है, तो द मेन रीजन ऑफ द डिफरेंसेस इज द टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, तो टाइमिंग डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन कैश बुक is different. Timing of recording the transaction in cash book is different, whereas timing of recording the transaction in passbook is different. जैसे कि मान लो कैश बुक में एंट्री 28 तारीख को हो रही है और पासबुक में एंट्री 2 अप्रैल को हो रही है। सर ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों यहां पे हमें 2 ट्रांजैक्शंस हैं जो इस कैटेगरी में फिट होते हैं। नंबर 1 इज चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। आई रिपीट, नंबर 1 इज चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक but not credited in the passbook, and second item is check issued but not presented in the bank. Very very simple. Let us understand this with the help of example. मान लो मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए का चेक मिस्टर वाई को इशू कर दिया, तो मिस्टर एक्स ने 28 मार्च को वो चेक इशू किया है, ऐसा इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। ओके, 28 मार्च को चेकबुक पे वाई का नाम लिखा, चेक फाड़ा, वाई को दे दिया। अब वाई ने वो चेक उसके बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, क्योंकि एक्स का खाता मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और वाई का खाता मान लो एचडीएफसी में है, तो वाई ने वो चेक ले जाके उसके खाते में डिपॉजिट करना होता है। तो वाई वो चेक एचडीएफसी बैंक में जाके डिपॉजिट करता है मान लो 31 मार्च 24 को। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स अपनी बुक्स में उसका अकाउंटिंग कर रहा है, वाई अपनी बुक्स में उसका अकाउंटिंग कर रहा है। एक्स अपने बुक्स में 28 मार्च को एंट्री मारेगा, क्या एंट्री मारेगा चेक इशू करने की, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी एक्स पेमेंट की एंट्री 28 मार्च को मारेगा। वाई चेक डिपॉजिट करने की एंट्री जिस दिन चेक वो बैंक में जाके ड्रॉप करेगा ना उस दिन मारेगा, यानी 31 मार्च को वाई एंट्री मारेगा। अब इसके बाद चेक बैंक के पास है, चेक कौन से बैंक के पास है, एचडीएफसी बैंक के पास है, जो कि वाई का बैंक है, क्योंकि वाई ने चेक एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट किया। अब एचडीएफसी बैंक का काम यहां से आगे शुरू हो जाता है। अब ये चेक एचडीएफसी बैंक स्कैन करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भेज देता है। ठीक है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो चेक की सारी डिटेल्स की जांच पड़ताल करता है और वो चेक क्लियर करवा देता है, इसको क्लियरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो मान लो एचडीएफसी बैंक ने वो चेक 31 मार्च को ही एसबीआई को भेज दिया, बट शाम के 4 बजे के वक्त वो एसबीआई के पास चलो पहुंच गया बाय मेल। ओके, नाउ मान लो 4 बजे के बाद एसबीआई ने क्लियरिंग का काम बंद कर दिया है, तो बैंक डायरेक्टली उसके बाद अगले दिन, अगले वर्किंग डे को, मान लो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल वर्किंग डे है, छुट्टी है मान लो, 2 अप्रैल को एसबीआई अपना काम शुरू करती है और वो चेक पहले क्लियरिंग के लिए सब डिटेल्स चेक करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो 2 अप्रैल को सब डिटेल्स की जांच पड़ताल करने के बाद एक्स के बैंक अकाउंट में से पैसे निकल के वाई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं जब एसबीआई इसको कंफर्म करता है। ठीक है, तो ये काम करने में मान लो एसबीआई को 2 अप्रैल लग गया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, पैसे एक्चुअली ट्रांसफर कब हुए, 2 अप्रैल को एक्स के खाते से पैसे निकल के वाई के खाते में ट्रांसफर हो गए, यानी पासबुक में एंट्रीज कब पड़ेंगी, 2 अप्रैल को। तो एचडीएफसी बैंक में पासबुक में भी एंट्री 2 अप्रैल को पड़ेगी, वेराज एसबीआई के पासबुक में भी एंट्री 2 अप्रैल को पड़ेगी। अब आपको यहां पे कंपेयर ये करके देखना है कि एक्स के एंगल से अगर देखोगे तो एक्स ने चेक इशू करने की एंट्री 28 मार्च को मारी है, लेकिन एक्स का बैंकर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके बुक्स में एंट्री कब आई, 2 अप्रैल को एंट्री आई, यानी 28 मार्च को एक्स का बैंक बैलेंस नीचे आ गया पेमेंट करने के कारण, वेराज पासबुक का बैलेंस नीचे कब आएगा, 2 अप्रैल को आएगा। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, 2 अप्रैल को वो नीचे आएगा। इसका मतलब 28 मार्च को एक्स का बैंक बैलेंस मान लो
बिफोर दिस ट्रांजैक्शन 1 लाख था और चेक 10,000 का इशू किया है, तो बैलेंस 90,000 पे आ जाएगी कैश बुक में, एक्स के कैश बुक में बैलेंस 90,000 पे आ जाएगी, बट पासबुक में वो बैलेंस 90,000 पे 2 अप्रैल को आएगा। ओके, तो बच्चों आई होप आप लोगों को टाइमिंग डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहां पे गलती किसी की भी नहीं है, बैंक अपनी जगह पे सही है, एक्स अपनी जगह पे सही है, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग इज डिफरेंट, दीज आर कॉल्ड एज टाइमिंग डिफरेंसेस। इसमें 2 ट्रांजैक्शन है। अब एक्स के एंगल से देखते हो तो एक्स बोलेगा कि चेक इशूड बट क्लियर्ड इन द नेक्स्ट मंथ, चेक इशूड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जैसे ही चेक इशू किया हम कैश बुक में उसकी एंट्री डाल देते हैं, वेयर एज बैंक में एंट्री फ्यूचर में आती है, ठीक है, जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड बोलूंगा मैं इसको एक्स के एंगल से। वेयर वाई के एंगल से, वाई ने एंट्री कब मारी है 31 मार्च को, यानी वाई का बैंक बैलेंस 31 मार्च को रिसीट रिकॉर्ड करने के बाद बढ़ गया, वाई के लिए ये रिसीट है तो वाई का बैलेंस बढ़ गया बच्चों, बट पासबुक में ये एंट्री कब आई 2 अप्रैल को, तो बैंक बैलेंस एक्चुअल में बैंक में कब बढ़ेगा 2 अप्रैल को। तो यहां पे 31 मार्च से 2 अप्रैल तक इनका बैलेंस मैच नहीं होगा, 2 अप्रैल को वापस मैच हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? वाई के एंगल से अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो वाई विल से दिस कि आई हैव डिपॉजिटेड अ चेक बट इट इज नॉट येट क्लियर्ड, ठीक है। तो दीज आर द 2 ट्रांजैक्शंस व्हिच आर टाइमिंग डिफरेंसेस, जिसको अगर आप एकदम कीनली ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक ऐसा डिफरेंस है जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, बट अकाउंटिंग किसकी ओर से पेंडिंग है, बैंक की ओर से पेंडिंग है। तो मुझे कैश बुक में जो मैंने रिकॉर्डिंग किया है वो बराबर किया है या गलत, इस सवाल को पूछना है। तो मेरे हिसाब से एक्स अपनी जगह पे बराबर है, वाई अपनी जगह पे बराबर है। एक्स ने चेक इशू करते ही एंट्री मार दी, वो बराबर है, वाई ने चेक डिपॉजिट करते ही एंट्री मार दी, वो बराबर है। अब अकाउंटिंग बैंक की तरफ से पेंडिंग है तो बैंक उसको बाद में रिकॉर्ड कर लेगा, तब बैलेंस अपने आप मैच हो जाएगा। इसलिए ये टाइमिंग डिफरेंसेस को अगर सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विथ एडजस्टिंग कैश बुक, तो बच्चों अगर ये सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो कृपया करके टाइमिंग डिफरेंसेस को कभी भी एडजस्टेड कैश बुक में एडजस्ट ना करना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अकाउंटिंग इज पेंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। तो बैंक का अकाउंटिंग पेंडिंग है, इसलिए मैं कैश बुक में बदल नहीं करूंगा, कैश बुक में वो सही तरीके से रिकॉर्डेड है। तो बच्चों अगर आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए बोला तो ये टाइमिंग डिफरेंस वाले आइटम यानी 2 आइटम्स, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड या फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। तो ये 2 आइटम्स आप लोगों को कैश बुक में कभी भी एडजस्ट नहीं करने हैं। तो 7 में से मान लो ये 2 आइटम्स आप कैश बुक में एडजस्ट नहीं करते हो तो ये बीआरएस में दिख जाएंगे। अब बचे 5 आइटम्स, वो कौन से कैटेगरी के हैं देखते हैं, ठीक है बच्चों, फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप ऑफ रिकंसाइलिंग आइटम इज ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस। दीज आर द वेरियस ट्रांजैक्शंस जो बैंक अपने आप डायरेक्टली पासबुक में रिकॉर्ड करता है, जिसका इंटीमेशन हमारे बिजनेसमैन को नहीं दिया होता है या फिर दिया होता है बट बिजनेसमैन ने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया होता है। मींस दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन पासबुक एंड लेटर ऑन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये भी रिवर्स टाइमिंग डिफरेंस है। देखो पहले पासबुक में एंट्री होगी, लेकिन हमें अगर पासबुक देखा ही नहीं हमने तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। मान लो एसएमएस के थ्रू वगैरह आपको इंटीमेशन आ जाता है बट आप उसको इग्नोर करते हो और अगर ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करना रह जाता है तो these are the entries which appears in passbook. Transaction are the items which appears in passbook but does not appear in the cash book. तो बच्चों इस बार गलती किसकी है, देखो पासबुक वालों ने वो एंट्री कर दी है बट कैश बुक में रिकॉर्ड करना रह गया है क्योंकि बिजनेसमैन को पता ही नहीं है कि इतना ब्याज मुझे मिला है, बैंक में जमा हुआ है। वो पासबुक देखने के बाद पता चला कि हाँ भैया इतना ब्याज हमें मिला है जो अभी भी रिकॉर्ड करना बाकी है। तो इसको ट्रांजैक्शन डिफरेंस बोलते हैं बच्चों। तो ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस इज अकाउंटिंग पेंडिंग इन कैश बुक। तो ऑब्वियसली अगर आपको एडजस्टेड कैश बुक बना के बीआरएस बनाने के लिए बोला तो आप ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस को एडजस्ट करोगे कैश बुक में, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस अगर कैश बुक में एडजस्ट हो जाते हैं तो वो एंट्री कैश बुक में आ जाती है, जिसके कारण वो रिकंसाइलिंग आइटम हट जाता है और उसको वापस बीआरएस में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बच्चों अगला डिफरेंस क्रिएटिंग आइटम है, अगला रिकंसाइलिंग आइटम है एरर्स। नाउ एरर्स को हमें जरा सा क्लियरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एरर कहां पे हुआ है। एरर कैश बुक में भी हो सकता है जो कि मेजॉरिटी केसेस में होता है। एरर पासबुक में होने का चांस बहुत ही कम है, बट अगर हुआ है तो आप लोगों को माइंड नहीं करना है, उसको समझना है। अगर एरर कैश बुक में हुआ तो जो गलती कैश बुक में हुई है उसकी एंट्री पासबुक में कभी नहीं होने वाली है। इज इट राइट? तो हमें इसको कैश बुक में एडजस्ट करना पड़ेगा। वेयर एज एरर अगर पासबुक में हुआ तो पासबुक की गलतियां मैं मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा नहीं। इज इट राइट? तो उस केस में ये आइटम पासबुक वाले जब ठीक करेंगे तब वो डिफरेंस अपने आप हट जाएगा। तो रिमेंबर माय फ्रेंड्स, अगर आपको सेकंड कैटेगरी का बीआरएस पूछा गया, एडजस्टेड कैश बुक बना के बीआरएस बनाओ,
तो एरर्स डन इन कैशबुक हमें कैशबुक में एडजस्ट करने हैं, वेयर एज एरर डन इन पासबुक हमें कैशबुक में एडजस्ट नहीं करने, वो हमेशा बीआरएस में दिखेंगे। तो अगर मैं इन तीनों को समराइज करना चाहूं तो बच्चों, अगर आपको बीआरएस आफ्टर एडजस्टिंग कैशबुक पूछा जाता है तो आपके 7 रिकंसाइलिंग आइटम्स में से कुछ रिकंसाइलिंग आइटम्स बीआरएस में ही दिखेंगे और कुछ कैशबुक में एडजस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों वो समझने के लिए हमें पहले उन रिकंसाइलिंग आइटम का डिफरेंस का कॉज समझना पड़ेगा। उन 7 रिकंसाइलिंग आइटम्स में से जो टाइमिंग डिफरेंसेस है, इसका मतलब वो कैशबुक में रिकॉर्डेड है, पासबुक में रिकॉर्डिंग पेंडिंग है, तो वो पासबुक वालों का काम पेंडिंग है, इसको कभी भी कैशबुक में एडजस्ट नहीं करना है। तो टाइमिंग डिफरेंसेस आर नेवर एडजस्टेड इन कैशबुक, whereas transaction differences are those which are recorded in the passbook but accounting is pending in cash book, so always adjust transaction differences in cash book, whereas errors which are done in cash book obviously are to be adjusted in cash book। तो एरर कैश बुक में एडजस्ट कैशबुक में हुआ है तो उसको एडजस्ट भी कैशबुक में करना पड़ेगा, बीआरएस में वो नहीं दिखेगा, ठीक है। whereas एरर डन इन पासबुक आर एडजस्टेड इन पासबुक नॉट इन कैशबुक, तो कैशबुक में एडजस्ट नहीं करना है, वो बीआरएस में ही दिखेगा। तो बच्चों जो आइटम्स हम कैशबुक में एडजस्ट करेंगे वो बीआरएस में नहीं दिखेंगे, या फिर जो आइटम्स हम पासबुक में कैशबुक में एडजस्ट नहीं करेंगे वो बीआरएस में दिख जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। तो बच्चों कभी कभार आपको एडजस्टेड कैशबुक बना के बीआरएस बनाने का प्रश्न पूछा जाता है, बट बच्चों को यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो क्या करना है। अगर आपके क्वेश्चन में 31 मार्च का बीआरएस बनाने के लिए बोला है और क्वेश्चन में अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है ऐसे बताया है, तो आप लोग एडजस्टेड कैशबुक बना के बीआरएस बनाओ। क्वेश्चन में खाली 31 मार्च का डेट दिया है और अगर आप एडजस्टेड कैशबुक बना के, मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कि बीआरएस बना दो, सर एडजस्टेड कैशबुक करके बीआरएस बनाना है या डायरेक्टली मेन बीआरएस बनाना है विदाउट एडजस्टिंग कैशबुक, तो सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कोई भी मेथड यूज कर लो, अपना एजम्पशन वहां पे लिखो, अपना एजम्पशन वहां पे लिखो। क्वेश्चन साइलेंट है तो मोस्टली क्वेश्चन साइलेंट नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में ही बताया जाएगा कि एडजस्टेड कैशबुक बना के बीआरएस बनाना है या विदाउट एडजस्टिंग कैशबुक बीआरएस बनाना है, ये आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। फिर भी क्वेश्चन साइलेंट है तो कृपया करके आप लोग जो भी मेथड सिलेक्ट करोगे, अगर ईयर एंड का क्वेश्चन है तो ईयर एंड कैन बी 31 मार्च और इट कैन बी 31 दिसंबर, मोस्टली 31 मार्च का क्वेश्चन है तो आप जो भी मेथड सिलेक्ट कर रहे हो, मेरा सजेशन है कि अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड कैशबुक बना के बीआरएस बनाने के लिए बोला है तो ऑब्वियसली नो, देयर इज नो डाउट। लेकिन अगर क्वेश्चन 31 मार्च का है और बीआरएस बनाने के लिए बोला है सिर्फ, तो मैं एडजस्टेड कैशबुक बना के बीआरएस बनाऊंगा, मेरा एजम्पशन लिखूंगा मैं कि एडजस्टेड कैशबुक बनाने के बाद बीआरएस बनाया है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज अबाउट बीआरएस, ठीक है। तो अगर हम लोग ओवरऑल इस टॉपिक की चर्चा करें तो बीआरएस टॉपिक को हम 2 कैटेगरीज में बांटेंगे। कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस इन कैशबुक एंड पासबुक आर गिवन, आपको रीजंस दिए हैं कंपैरिजन करके, जो पिछले केस में मैंने कंपैरिजन करके दिखाया वो सब कंपैरिजन करके आपको डायरेक्टली रिकंसाइलिंग आइटम से दिए हैं, दैट इज योर क्वेश्चन। अगर कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस दिए हैं तो डायरेक्टली बीआरएस बनाने जाना है, ओके। बट अगर कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस नहीं दिए, जैसा कि इलस्ट्रेशन 1 देखा, तो हमें पहले रिकंसाइलिंग आइटम्स ढूंढना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग कैशबुक एंड पासबुक, ठीक है, एंड देन हमें बीआरएस बनाने के लिए जाना है। क्लियर? अब बीआरएस बनाते समय हमें बीआरएस विदाउट एडजस्टिंग कैशबुक बोला है तो बात बहुत ही सिंपल है, सारे के सारे रिकंसाइलिंग आइटम्स हमें ऐड लेस करके दिखाने हैं बीआरएस में। बट अगर आपको बीआरएस विद एडजस्टेड कैशबुक बनाने के लिए बोला है तो आपको सारे रिकंसाइलिंग आइटम्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है, टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन डिफरेंस एंड एरर्स। टाइमिंग डिफरेंसेस कभी भी कैशबुक में एडजस्ट नहीं करने हैं, उसको बीआरएस में ही दिखाना है। ट्रांजैक्शन डिफरेंस हमेशा कैशबुक में एडजस्ट करने हैं, कभी भी वो बीआरएस का पार्ट नहीं बनेंगे। एंड एरर्स अगर कैशबुक में हुए हैं तो कैशबुक में एडजस्ट करो, बीआरएस में नहीं आएंगे। अगर पासबुक में एरर हुआ है तो कैशबुक में एडजस्ट ना करना, वो बीआरएस में दिखाना, ठीक है। तो ये मुद्दे आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। अब सर बीआरएस बनाना है तो आइटम ऐड होगा नहीं तो लेस होगा, तो उसके क्या ट्रिक्स है? तो बच्चों उसके लिए हमने ये हैंड वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। इसका लॉजिक समझ के भी हम लोग एडलेस कर सकते हैं, बट बहुत सारे ट्रांजैक्शन जब आते हैं तो लॉजिक्स मतलब उतना समय नहीं होता है लॉजिक से सब सोचने के लिए, दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। तो दोस्तों इसमें हमेशा हमें कैशबुक एंड पासबुक, लेफ्ट हैंड को कैशबुक मानना है, राइट हैंड को पासबुक मानना है, दोनों सेम लेवल पे रखने हैं, दोनों सेम लेवल पे रखने हैं। अब आपको एनालाइज करना है इंपैक्ट ऑफ दैट रिकंसाइलिंग आइटम, जैसे कि चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। इसका मतलब चेक डिपॉजिट करते ही एंट्री कहां पे हुआ होगा? कैशबुक में। अब ध्यान से सुनना बच्चों, आपका कैशबुक का बैलेंस पहले कौन सा है वो देखना है। उससे भी पहले आप पहले लाइन पे कौन सा बैलेंस लिख रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। जब आप बीआरएस बनाने जाओगे तो बच्चों आप लोगों को सबसे पहले लाइन पे एक बैलेंस लिख के शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले लाइन पे एक बैलेंस लिख के शुरुआत करनी
पड़ेगी वो बैलेंस कैशबुक का लिखूं या पासबुक का। अगर दोनों अवेलेबल है तो, एक ही बैलेंस अवेलेबल है तो जो है वही लिखना पड़ता है, बट अगर दोनों बैलेंसेस अवेलेबल है तो मैं कैशबुक का बैलेंस पहले लिखूं या पासबुक का। ये कंफ्यूजन बच्चों को हमेशा रहता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपके क्वेश्चन को पढ़ते समय जो बैलेंस आपको पहले दिखेगा वही आप लोग पहले लाइन पे लिखोगे। इज इट क्लियर? आईसीएआई के सभी एग्जांपल्स ऑलमोस्ट कंपेयर करके देख लो। जनरली आईसीएआई स्टार्ट्स विद द बीआरएस विद द बैलेंस व्हिच इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले लाइन पे जो लिखा हुआ बैलेंस है उसी से शुरू करना है। तो मैं बीआरएस बनाऊंगा, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पहले लिखूंगा बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, अगर कैशबुक का बैलेंस पहला दिखा तो। ठीक है, नाउ कौन सा भी आइटम मान लो, जस्ट टेक फॉर एग्जांपल चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। ओके, तो बच्चों दोनों बैलेंसेस पहले हमें सेम लेवल पे रखने हैं। ये कैशबुक है लेफ्ट हैंड और ये पासबुक है। ठीक है, अब बैलेंस हमारा कैशबुक का फेवरेबल है, ऐसा समझ लो, फेवरेबल। चेक दोनों सेम लेवल पे है, मतलब बैलेंस टैली हो रहा है बिफोर दिस ट्रांजैक्शन। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड वाले ट्रांजैक्शन के पहले हमारा बैलेंस टैली है। अब मैं ये चेक डिपॉजिटेड का इंपैक्ट हमारे कौन से बुक पे हो रहा है उसको एनालाइज करूंगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है, देखो, नाउ एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ रिकंसाइलिंग आइटम ऑन कैशबुक और पासबुक एंड सी विच बैलेंस इज हाई नाउ एंड विच इज लो। मतलब बिफोर दिस ट्रांजैक्शन, विच ट्रांजैक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड वाले ट्रांजैक्शन से पहले दोनों सेम थे, बैलेंसेस मैच थे। अब ये एक ही आइटम को देख के मैं ऐड करना है या लेस करना है वो सोचूंगा। तो बच्चों चेक डिपॉजिटेड मतलब एंट्री कहां पे हुई, कैशबुक में। मैंने टाइमिंग डिफरेंसेस आपको समझाए हैं, दो ही है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इसका अर्थ एंट्री कैशबुक में हुआ है, तो कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस, उसमें डिपॉजिशन की एंट्री फेवरेबल बैलेंस को और ऊपर लेके जाएगी। यानी मेरा बैंक में ऑलरेडी 10 लाख रुपए है, उसमें 1 लाख रुपए का चेक मैंने और डिपॉजिट कर दिया, तो बैलेंस 11 लाख रुपए हो जाएगा। फेवरेबल में फेवरेबल ऐड हो जाएगा। इज इट राइट? फेवरेबल में रिसीट ऐड हो जाती है। इज इट राइट? हाँ, तो दोस्तों कैशबुक का बैलेंस ऊपर गया बट पासबुक का बैलेंस नीचे ही रह जाएगा क्योंकि पासबुक में एंट्री आया ही नहीं है। अब पहले लाइन पे जो बैलेंस लिखा है ना वही हाथ आपका मूव करेगा। पहले लाइन पे मैंने बैलेंस एज पर कैशबुक लिखा है, तो बच्चों ये हाथ मूव करेगा, ये नीचे आ जाएगा, ये लेस करना है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, पहले लाइन पे जो बैलेंस लिखा है उसी हाथ को आपको मूव करना है, क्योंकि उस बैलेंस को आपको पासबुक के बैलेंस की तरह करना है। कैशबुक का बैलेंस अगर आपने पहले लाइन पे लिखा है तो कैशबुक के बैलेंस को पासबुक की तरह बनाना है। कैशबुक में एक एंट्री एक्स्ट्रा आई है, भले ही मैं इसको एडजस्ट नहीं कर रहा हूं कैशबुक में जाके, बट बीआरएस में दिखाते समय ये एंट्री का रिवर्स इफेक्ट करना है मुझे, इसलिए इसको मैं कम कर रहा हूं। इतना बैलेंस मेरा बढ़ के दिख रहा है, उसको मैं कम कर रहा हूं। रियल में जाके कैशबुक में एंट्री नहीं मार रहा हूं, सिर्फ बीआरएस में लेस करके दिखा रहा हूं एक अलग पेपर पे। इज इट राइट? तो ये आइटम लेस होगा बच्चों। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि कौन सा आइटम ऐड होगा, कौन सा आइटम लेस होगा। ठीक है, ये ट्रिक से वो कैसे समझना है। तो बच्चों यहां पे लिखा है, आपको देखना है कि विच बैलेंस इज हाई एंड विच वन इज लो, एंड आफ्टर दिस बोथ द हैंड्स विल नॉट बी एट द सेम लेवल। ठीक है, एंड नाउ स्टेप नंबर 4 में मूव ओनली दैट हैंड विच इज रिटन ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द बीआरएस स्टेटमेंट विच यू आर प्रिपेयरिंग। तो कैशबुक का बैलेंस ऊपर लिखा है तो लेस होगा। मान लो मैंने पहले लाइन पे पासबुक का बैलेंस लिखा है, दोनों सेम थे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड की एंट्री क्या होगी, कैशबुक में होगी, तो कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस था, उसमें डिपॉजिशन की एंट्री आई तो कैशबुक का बैलेंस और ऊपर गया। अब मान लो मैंने पहले लाइन पे पासबुक का बैलेंस लिखा है, तो ये रहा पासबुक का हाथ, ये पासबुक का हाथ अभी आपको मूव करना है, ये ऐड हो जाएगा। यानी पहले लाइन पे पासबुक का बैलेंस लिखते हो तो ये हाथ ऊपर लेके जाना है। इज इट राइट? क्योंकि पासबुक का हाथ मूव होगा। लास्ट स्टेप में कौन सा हैंड मूव करना है हमें, जो हमने पहले लाइन पे बैलेंस लिखा है वो हाथ आपको मूव करना है। तो यू कैन रिमेंबर दिस ट्रिक। बट सर अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो दोनों सेम लेवल पे रखो, अगेन सेम ट्रिक, नथिंग डिफरेंट। अब हमें लोन के एंगल से सोचना है, अब हमें लोन के एंगल से सोचना है बच्चों। लोन के एंगल से सोचना है मतलब क्या सर? अब देखो, मान लो मेरा पहले से लोन 10 लाख रुपए का है, मतलब कैशबुक का बैलेंस क्रेडिट दिख रहा है 10 लाख का, एंड पासबुक का बैलेंस भी क्रेडिट दिख रहा है 10 लाख का, दोनों मैच्ड है। अब हमारा रिकंसाइलिंग आइटम कौन सा है, चेक डिपॉजिटेड 1 लाख बट नॉट येट क्लियर्ड इन पासबुक। तो दोस्तों चेक डिपॉजिशन की एंट्री मैं पहले कैशबुक में करूंगा। इज इट राइट? हाँ, तो 10 लाख का लोन है, उसमें डिपॉजिशन की एंट्री मैंने डाल दी तो लोन नीचे आ जाएगा, लोन नीचे आ जाएगा। इज इट राइट? डू यू ऑल एग्री विद दिस? फाइन। तो कैशबुक का हाथ अभी नीचे है, पासबुक का ऊपर है। मान लो मैंने पहले लाइन पे पासबुक का बैलेंस लिखा है, तो हमें पासबुक का बैलेंस चेंज करना है, पासबुक से कहां पे जाना है, कैशबुक में, तो ये हाथ हमें नीचे लेके आना है, लेस हो जाएगा। बट मान लो अगर मैंने यही पोजीशन में कैशबुक का बैलेंस पहले लाइन पे लिखा है तो हमें कैशबुक से पासबुक जाना पड़ेगा, तो उस केस में ये आइटम ऐड होगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग वाज, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस मैंने लोन के एंगल से सोचा। मेरा दोनों में लोन का बैलेंस है, एंट्री कैशबुक में हुआ बट रिसीट का हुआ, रिसीट के बाद लोन नीचे आ जाएगा ना बच्चों। 10 लाख रुपए का लोन था, बैंक खाते में मैंने 1 लाख जमा कर दिए, तो बच्चों बैंक बैलेंस इन कैशबुक 9 लाख पे आ जाएगा, यानी कैशबुक का बैलेंस नीचे जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो लोन के एंगल से हमें सोचना जरूरी है। अगर लोन अकाउंट है और रिसीट होती है उस अकाउंट में तो लोन नीचे आ जाता है। मैंने यहां पे लिखा है, देखो बच्चों, इफ जस्ट अ सेकेंड, इफ देयर इज अ अनफेवरेबल बैलेंस एंड देयर इज अ रिसीट,
लोन विल डिक्रीज, लोन विल डिक्रीज, यहां पे स्टार मार्क किया और मैंने लिखा है इन केस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस थिंक फ्रॉम लोन्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर अनफेवरेबल बैलेंस है एंड आप उस अकाउंट से वापस पेमेंट कर रहे हो तो योर लोन विल इंक्रीज। पहले से लोन है और उस लोन वाले अकाउंट से मैं पेमेंट कर रहा हूं तो लोन विल इंक्रीज। सेम इज द केस इन द पासबुक ऑल्सो माय फ्रेंड्स। पासबुक में भी मान लो डेबिट बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, और पासबुक में डेबिट बैलेंस है और आप उसमें से विड्रॉवल कर रहे हो, विड्रॉवल कर रहे हो, इसका मतलब लोन पहले से है और आप और पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका लोन बैलेंस बढ़ जाएगा पासबुक का। एंड पासबुक में मान लो डेबिट बैलेंस है और आप वहां पे पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो लोन बैलेंस घट जाएगा। तो व्हेन देयर इज अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम लोन्स पॉइंट ऑफ व्यू। लोन है, पैसे जमा हो रहे हैं तो लोन नीचे आएगा, लोन है, पैसे मैं और निकाल रहा हूं तो लोन बढ़ जाएगा, सिंपल। एंड फेवरेबल बैलेंस है तो लोन, रेगुलर बैलेंस है तो फेवरेबल बैलेंस है तो मतलब मेरा पैसा बैंक के पास है, उसमें और पैसे जमा हो रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और मेरा पैसा बैंक के पास है और उसमें से मैं पैसे निकाल रहा हूं तो बैंक का बैलेंस घट जाएगा। तो बच्चों यहां पे मैंने आपको लिख के दिया है कि रिसीट के केस में फेवरेबल बैलेंस इंक्रीज होता है एंड पेमेंट के केस में वो डिक्रीज होता है। बट लोन के केस में, लोन के केस में अगर रिसीट होती है तो फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस घट जाता है, वेयर एज पेमेंट के केस में वो अनफेवरेबल बैलेंस बढ़ जाता है। ठीक है, सेम इज द केस फॉर पासबुक ऑल्सो। ठीक है, तो बच्चों अगेन रिपीटिंग द एड लेस ट्रिक वाले स्टेप्स। पहले स्टेप में आपको दोनों सेम लेवल पे रखना है हाथ। पहले स्टेप में आपको लेफ्ट हैंड को हमेशा कैशबुक मानना है, राइट हैंड को हमेशा पासबुक मानना है, दोनों को सेम लेवल पे रखना है, दोनों को सेम लेवल पे रखना है। उसके बाद आप लोगों को वो रिकंसाइलिंग आइटम का इफेक्ट चेक करना है। अब मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लो बैंक पासबुक में 20,000 रुपए का ब्याज जमा हुआ है जो कैशबुक में रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है, और फेवरेबल बैलेंस है, और पहले लाइन पे मैंने कैशबुक का बैलेंस लिखा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है सिचुएशन, दोनों सेम लेवल पे है। पहले बात करते हैं उस 20,000 रुपए की। 20,000 रुपए की एंट्री पासबुक में हुई है, फेवरेबल बैलेंस है पासबुक में भी, पहले से फेवरेबल मतलब मेरा पैसा बैंक में था और उसमें 20,000 रुपए और जमा हो गए तो ये बैलेंस ऊपर चला जाएगा। इज इट राइट? पासबुक का बैलेंस ऊपर चला जाएगा। अब मैंने बीआरएस बनाते समय कैशबुक का बैलेंस पहले लिखा है या पासबुक का, वो देखना पड़ेगा। मैंने बताया आपको कैशबुक का बैलेंस मैंने पहले लाइन पे लिखा है, तो हमें कैशबुक के हाथ को मूव करना है, तो कैशबुक से पासबुक जाना है तो ये आइटम ऐड करेंगे बच्चों। तो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। लॉजिकली भी हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, बट मोस्टली दिस ट्रिक वर्क्स। तो दिस ट्रिक इज वेरी वेरी यूजफुल टू यू, प्लीज यूज इट वाइजली। ओके फाइन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें कुछ रिकंसाइलिंग आइटम्स हमने ढूंढ निकाले हैं। अगर हमें डायरेक्टली बीआरएस बनाने के लिए बोला जाता है, जैसे कि यहां पे बोला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ और जनवरी का क्वेश्चन है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली बीआरएस बनाने जाऊंगा। तो बच्चों इस सिचुएशन में बीआरएस कैसे बनेगी विदाउट एडजस्टिंग कैशबुक, मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों आप लोगों को यहां पे बीआरएस के लिए ये ऐसा फॉर्मेट यूज करना है, पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड 2 कॉलम्स रुपीज। यू कैन यूज अकाउंट फॉर्मेट ऑल्सो बट डोंट यूज इट, यूज दिस स्टेटमेंट ओनली। ठीक है, तो पहले लाइन पे कौन सा बैलेंस लिखना है, जो मुझे क्वेश्चन में पहले दिखता है वही मैं पहले लाइन पे लिखूंगा। तो बच्चों मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में पहले लाइन पे बैलेंस दिख रहा है पासबुक का, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग द बैलेंस एज पर पासबुक, तो मैं पासबुक का बैलेंस लेके ये बीआरएस बना रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक विच इज 2,43,000। ओके, तो ये बैलेंस लिख दिया। क्रेडिट बैलेंस है पासबुक में मतलब फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए पासबुक मींस फेवरेबल बैलेंस। इज इट राइट? फाइन। अब यहां पे कुछ आइटम्स ऐड होंगे और कुछ आइटम्स लेस होंगे, वो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो बच्चों उसके लिए हमें वो हमारा स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। चलो एक एक करके रिकंसाइलिंग आइटम्स देखते हैं। तो मैं पहले कैशबुक में जो हाईलाइट किए हुए रिकंसाइलिंग आइटम्स थे वो देखता हूं। आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है कि 1,05,000 का एक चेक है और ये 34,000 का भी एक चेक है जो कैशबुक के रिसीट साइड में आया है, मतलब चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक है। टाइमिंग डिफरेंस है बच्चों, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक है। कितना अमाउंट है? 1,05,000 एंड 34,000। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों चेक सेम ही ट्रांजैक्शन है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड इन द बैंक। पासबुक में इसका एंट्री नहीं आया है, आप लोग देख पा रहे हो पासबुक में कहीं पे भी ये दोनों चेक्स डिपॉजिट साइड पे नहीं दिख रहा है, अगले पीरियड में क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम लोग बीआरएस ही बना रहे हैं, एडजस्टेड कैशबुक की बात अभी तक हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें दोनों बैलेंसेस को सेम रखना है। ठीक है, अब इंपैक्ट एनालाइज करते हैं बच्चों। इस ट्रांजैक्शन के पहले हमारा बैलेंस मैच था ऐसे मानना है। अब इंपैक्ट एनालाइज करते हैं। एंट्री कैशबुक में हुआ है बच्चों, एंट्री कहां पे हुआ है? कैशबुक में।
तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, फेवरेबल बैलेंस है, कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कैशबुक का बैलेंस ऊपर है, पासबुक का नीचे है, और हमने पहले लाइन पे कौन सा बैलेंस लिखा है, पासबुक का, तो हमें जाना पासबुक से कैशबुक है, तो ये आइटम ऐड होगा बच्चों। ठीक है, तो ये आइटम ऐड होगा। तो 1,05,000 प्लस 34,000 टोटल कितना आता है जरा बता दो। 1,05,000 प्लस 34,000 टोटल आता है 1,39,000, टोटल आता है 1,39,000। तो 1,39,000 रुपीज को हमें क्या करना है, ऐड करना है। यहां पे ऐसे लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 1,39,000 दोनों चेक का टोटल ले लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिकंसिलेशन में हमने इफेक्ट फॉर कर लिया। अब बात करेंगे कैशबुक में और दो आइटम्स हैं जो चेक इशूड है बट अभी तक सामने वाले पार्टी ने क्लियरिंग के लिए नहीं डिपॉजिट किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब हमने पेमेंट की एंट्री मार दी है बट ये चेक उस पार्टी ने उनके बैंक में जमा करना है और उनकी बैंक हमारे बैंक में से पैसे वसूल करेगी, तो अभी तक वो प्रोसेस हुआ नहीं है। तो दिस इज चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चलो ये इसका भी इफेक्ट समझते हैं। दोनों की टोटल आती है 73,000 प्लस 78,000, तो 1,51,000 दोनों चेक का मिला के अमाउंट है। तो 1,51,000 के चेक्स इशूड है बट नॉट येट प्रेजेंटेड इनटू द बैंक है। दोनों सेम लेवल पे रखेंगे बैलेंसेस। अब इसकी एंट्री कहां पे हुई है, कैशबुक में ही हुई है, फेवरेबल बैलेंस है दोनों के दोनों। तो चेक इशूड के बाद हमारे कैशबुक में अकाउंटिंग हुआ है 1,51,000 का, यानी कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस नीचे गया होगा बट पासबुक का ऊपर ही है, बराबर। तो हमें जाना कहां से कहा है, पासबुक से कैशबुक, क्योंकि हमने पहले लाइन पे पासबुक का बैलेंस लिखा है, तो ये आइटम लेस होगा। तो 1,51,000 वी विल डिडक्ट, यहां पे लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट yet presented 1,51,000। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग कैशबुक के चारों आइटम्स को कंसिडर कर चुके हैं। अब पासबुक में एक विड्रॉवल की एंट्री है 26,000 रुपए की। इंश्योरेंस एंड बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस ट्रांजैक्शन के पहले दोनों को सेम मानना है, दोनों बैलेंसेस को। अब 26,000 के विड्रॉवल की एंट्री पासबुक में हुई, फेवरेबल बैलेंस है, 26,000 रुपए पासबुक में से कम हो गए तो पासबुक का बैलेंस नीचे आ गया, और पहले लाइन पे हमने पासबुक का बैलेंस लिखा है, तो स्टेप नंबर 4 में कौन सा हाथ मूव करना है, पासबुक का। तो पासबुक से कैशबुक जाना है, तो ये 26,000 रुपए ऐड होंगे। तो बच्चों ऐड में लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। तो बच्चों इन दोनों का टोटल लेता हूं 26,000 रुपए। ठीक है, तो ये मैं पासबुक में ऐड कर रहा हूं, पासबुक के बैलेंस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 20,000 रुपए का ब्याज इनकम पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, दोनों बैलेंसेस इस 20,000 के पहले सेम थे। अब एंट्री कहां पे हुआ है बच्चों, पासबुक में हुआ है, तो पासबुक में 20,000 रुपए से बैलेंस बढ़ जाएगा, फेवरेबल बैलेंस, पासबुक ऊपर गया, जाना हमें पासबुक से कैशबुक है, तो ये आइटम लेस करेंगे बच्चों। तो यहां पे लेस में इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक लिखना है हमें 20,000 रुपए। तो दोस्तों 1,39,000 प्लस 26,000 यानी 1,65,000 का एडिशन होगा, एंड 1,51,000 प्लस 20,000 1,71,000 का सब्सट्रैक्शन होगा। एंड अब आपको मिलेगा पॉइंट नंबर डी, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, क्योंकि हमने पासबुक के बैलेंस के साथ शुरू किया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। 2,43,000 पॉजिटिव नंबर है, उसमें ये ऐड करना है 1,65,000, तो टोटल आता है बच्चों 4,08,000। ओके, और इस 4,08 में से 1,71,000 माइनस करना है,
तो बैलेंस आ जाता है 2,37,000। तो ये ऊपर वाला बैलेंस पॉजिटिव है और ये एडलेस करने के बाद ये टोटल भी पॉजिटिव ही आता है। तो बच्चों ऊपर वाले बैलेंस का जो टाइप है फेवरेबल, वही सेम टाइप आपको यहाँ पे भी रखना है फेवरेबल करके। ठीक है, तो आप लोगों को बस अभी आंसर चेक करना है कि कैश बुक में हमारा बैलेंस 2,37,000 दिख रहा है क्या, क्लोजिंग बैलेंस। तो आंसर इज यस। तो अभी हमने बता दिया कि हमारा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अलग अलग होने का रीजन क्या है, ये 4 आइटम्स। ठीक है, और ये हमने रिवर्स करके दिखा दिया कि बैलेंस हमारा कैश बुक का एज वेल एज पासबुक का, ये आइटम्स एडजस्ट करने के बाद मैच होता है। ठीक है बच्चों, बट अभी अगर हम लोग एडजस्टेड कैश बुक बना के पासबुक बनाने की तरफ सॉरी बीआरएस बनाने की तरफ जाएंगे, अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए आपको, तो कौन से आइटम्स एडजस्ट होंगे और कौन से आइटम्स एडजस्ट नहीं होंगे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो टाइमिंग डिफरेंस आपको एडजस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे ये जो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड वाला आइटम है, ये आपको कंपलसरी कहाँ पे दिखा देना है, ये बीआरएस में ही दिखेगा। ठीक है, एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड भी टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये बीआरएस में दिखेगा। और बाकी बचे ये 2 आइटम्स, ये ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस है, मतलब बैंक में रिकॉर्ड हुआ है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये हमें कैश बुक में एडजस्ट करने पड़ेंगे। और ये हमें इंटरेस्ट भी कैश बुक में एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी 2 आइटम्स आपके कैश बुक में एडजस्ट होंगे और 2 आइटम्स आपको बीआरएस में ही रखने पड़ेंगे। तो वैसे सिचुएशन में सर क्या करना है, वैसे सिचुएशन में आपको एडजस्टेड कैश बुक पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजस्टेड कैश बुक बनाना है तो हमें वापस से कैश बुक रीओपन करना पड़ेगा, कैश बुक यानी बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मैं बैंक अकाउंट यहाँ पे रीओपन कर रहा हूँ, जिसमें डेबिट बैलेंस दिख रही है मुझे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 2,37,000 यहाँ पे कैरी डाउन हुआ था, जो ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ 2,37,000। ठीक है, सब लोग सहमत हो, फाइन। अब बात करते हैं 2 आइटम्स एडजस्ट करने की। पहला आइटम है इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बैंक चार्जेस, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेट्स रिकॉर्ड इट। तो बच्चों हमारे लिए वो खर्चे हैं, तो बाय इंश्योरेंस, कितने रुपए का इंश्योरेंस है पासबुक में देख के रिकॉर्ड करो, 25,000 रुपए का इंश्योरेंस है। एंड यहाँ पे दूसरा है बाय बैंक चार्जेस। ठीक है, कितने रुपए के बैंक चार्जेस है, 1,000 रुपए के बैंक चार्जेस है। तो बच्चों इसके साथ साथ और एक आइटम है जो आपको एडजस्ट करना है, इंटरेस्ट मिला है आपको 20,000 रुपए का। तो बच्चों उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 रुपए। तो अगर मैं इसका रिवाइज बैलेंस कैलकुलेट करूँ, 2,37,000 प्लस 20,000, 2,57,000। ठीक है, माइनस 25,000 माइनस 1,000, तो बैलेंसिंग फिगर आता है 2,31,000। चलो यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब आपको कंपलसरी एडजस्टेड कैश बुक बना के बीआरएस बनाने के लिए बोला, तो बीआरएस की शुरुआत कंपलसरीली हमें कौन से बैलेंस के साथ करनी है, एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस के साथ ही करनी है। ठीक है, तो मैं ये एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ही यहाँ पे पहले लाइन पे लूंगा। पॉइंट नंबर ए, बैंक बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, यहां पे वापस से वो ओरिजिनल बैलेंस मत लेना, यहां पे एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस लेना 2,31,000। अब इसमें कुछ आइटम्स ऐड होंगे और कुछ आइटम्स लेस होंगे। अब बचे सिर्फ 2 ही है, क्योंकि दो आइटम्स आपने एडजस्ट कर दिए, तो यहाँ पे बचे सिर्फ 2 ही आइटम्स हैं। तो उसमें से चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, अगेन ये फेवरेबल बैलेंस है, अब वापस से देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने कैश बुक का बैलेंस पहले लाइन पे लिखा है। तो बच्चों दोनों सेम लेवल पे रखो, कैश बुक में अभी पहले लाइन पे बैलेंस लिखा है, तो आपको लास्ट स्टेप में कैश बुक का हाथ मूव करना है। चलो अभी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट दिखते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड मतलब एंट्री कैश बुक में हुआ होगा, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, कैश बुक का बैलेंस ऊपर है, जाना हमें कैश बुक से पासबुक है इस बार, तो कैश बुक का हाथ आपको स्टेप नंबर 4 में लेस करके लाना है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर लेस होंगे। सिमिलरली और एक आइटम रह गया है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो चेक इशू हुआ है मतलब एंट्री कैश बुक में हुआ है, तो कैश बुक का बैलेंस नीचे गया, अब जाना हमें कैश बुक से पासबुक है, तो ये आइटम ऐड होगा। तो इस बार चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,51,000 ऐड होगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,51,000 ऐड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर सी, लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो ये अमाउंट है 1,39,000, तो ये लेस हो जाएगा। एंड ये ऐड लेस करने के बाद आपको मिल जाएगा बैंक बैलेंस एज पर एडजस्टेड नहीं लिखना है, पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक
2,31,000 प्लस 1,51,000 माइनस 1,39,000, तो 2,43,000 आपके पासबुक का बैलेंस इसके साथ मैच हो जाएगा। तो ये एडजस्टेड कैश बुक करके बीआरएस बनाने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप से बीआरएस बनाए जा सकते हैं विच वी हैव डिस्कस्ड हियर, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो यहां पे दिख रहा है, मई 2018 एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं फटाफट। द बैंक पासबुक of account number 5678 of Mrs. Rani showed an overdraft of rupees 33,575 on 31st March 2018. So बच्चों 31 मार्च 2018 का बैंक पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपको दिया है, तो हमें पहले लाइन पे यही बैलेंस लिखना है, ठीक है। तो बैंक पासबुक का बैलेंस हम पहले लाइन पे लिख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। A check of rupees 1080. First of all understand, on going through the passbook the accountant found the following. पूछा गया है वो जरा देख लो। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2018। बच्चों मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन दिखा रहा हूं जिसमें 31 मार्च का क्वेश्चन है, पुराना वाला है बट 31 मार्च का क्वेश्चन है, और इन लोगों ने सजेस्टेड आंसर में डायरेक्टली बीआरएस बनाया है। बट नाउअडेज आजकल के एग्जामिनेशंस में आप लोगों को जो सजेस्टेड प्रोवाइड किया जाता है उसमें दोनों आंसर होता है, एडजस्टेड कैश बुक एज वेल एज विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक भी बीआरएस बना के दिया जाता है। तो आप लोग अपना एजम्पशन मान के, ऐसे सिचुएशन में आप लोग अपना एजम्पशन मान के बीआरएस बना सकते हो। जो लोग एडजस्टेड कैश बुक बना के बीआरएस बनाना चाहते हैं ना, वो लोग नोट्स में एजम्पशन में लिखेंगे इट इज एज्यूम्ड दैट दिस इज द क्लोजिंग डेट एंड वी मस्ट एडजस्ट द कैश बुक एंड देन वी प्रिपेयर द बीआरएस। तो उसके अकॉर्डिंगली बीआरएस हमने बनाया है, ये एजम्पशन लिख सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली बीआरएस बना सकते हो और वहां पे नोट लिख सकते हो कि इवन इफ इट इज अ क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर वी आर एज्यूमिंग दैट, नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज नॉट अ क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर and that's why we have not prepared a adjusted cash book and accordingly BRS is made, ऐसा आप लोग लिख सकते हो, ठीक है फाइन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी डायरेक्टली यहाँ पे बीआरएस ही बनाना है हमें, तो कौन सा आइटम ऐड होगा और कौन सा आइटम लेस होगा उसकी चर्चा करेंगे। 31 मार्च 2018 का बीआरएस बनाना है, लेट्स स्टार्ट। अ चेक ऑफ रुपीज 1080 क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 28 मार्च 2018 बीइंग डिसऑनर्ड इज डेबिटेड अगेन इन द पासबुक ऑन 1 अप्रैल 2018। तो बच्चों 1080 रुपए का चेक पासबुक में क्रेडिट हुआ 28 मार्च को, लेकिन 1 अप्रैल को डिसऑनर हुआ। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चेक डिसऑनर कब हुआ है? 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक अंटिल 15 अप्रैल 2018। बच्चों आपको बीआरएस 31 मार्च का बनाने के लिए बोला है। 31 मार्च को पोजीशन क्या है देखो, चेक ऑफ रुपीज 1080 क्रेडिटेड इन द पासबुक, मतलब हमने डिपॉजिट किया होगा तभी तो डिपॉजिट हुआ होगा, तभी तो क्रेडिट हुआ होगा। तो हमने डिपॉजिट किया, हमारे कैश बुक में हमने एंट्री मार दी, तो 1080 से हमारा ओवरड्राफ्ट डिपॉजिट के कारण कैश बुक में नीचे आया, ये 1080 पासबुक में भी क्रेडिट हुए, और उसके बाद 1 अप्रैल को ये डिसऑनर हुआ है, मतलब पासबुक का लोन बढ़ेगा 1 अप्रैल को, बट 31 मार्च को दोनों नीचे आए हैं बैलेंसेस। तो बच्चों बात खत्म। ये एडजस्टमेंट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक्चुअली 28 मार्च को चेक जब क्रेडिट हुआ, कैश बुक में भी उसके पहले एंट्री आई थी चेक डिपॉजिशन की, तो दोस्तों ये दोनों जगह पे सेम तरीके से ही रिकॉर्ड हुआ है। 1 अप्रैल 2018 को रिवर्सल एंट्री आएगी पासबुक में, यानी उसका इफेक्ट आपको 1 अप्रैल 2018 के बाद दिखेगा। 31 मार्च के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने के कारण ये एडजस्टमेंट हमें बीआरएस में कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो वी विल इग्नोर दिस। आगे बढ़ते हैं। बैंक हैज क्रेडिटेड हर अकाउंट विथ रुपीज 2800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन हर बिहाफ। तो बच्चों बैंक ने उसका खाता क्रेडिट कर दिया है 2800 रुपए से, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया है डायरेक्टली पासबुक में, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। 2800 की एंट्री पासबुक में हुई, रिसिट की एंट्री है बच्चों, ओवरड्राफ्ट बैलेंस नीचे आ जाएगा। हमने पहले लाइन पे पासबुक का ही बैलेंस लिखा है, जाना हमें पासबुक से कैश बुक है, तो हम लोग ऐड करेंगे इस आइटम को, तो 2800 ऐड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रफ में, हमारे बैंक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस 33,575 है, ओडी बैलेंस है, ओडी, ठीक है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूं, 2800 ऐड हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं बच्चों। तीसरा आइटम, आउट ऑफ 20,500 पेड इन मतलब डिपॉजिटेड बाय मिसेस रानी इन कैश एंड बाय चेक ऑन 31 मार्च 18, यानी चेक डिपोजिशन की एंट्री, कैश डिपोजिशन की एंट्री कैश बुक में हुआ है, तो दोनों ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस सेम थे। चेक डिपोजिशन की एंट्री कैश बुक में हुई, मतलब कैश बुक का बैलेंस गया,
नीचे, कैशबुक का बैलेंस गया नीचे, जाना हमें पासबुक से कैशबुक है, बट आगे का पढ़ता हूं पहले। चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 7,500 वेर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल 2018, यानी पासबुक में ये 7,500 की एंट्री कब हुई? 7 अप्रैल को। बाकी चेक्स के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब क्लियर हुए 31 मार्च के पहले। 20,500 में से 7,500 रुपए के चेक पासबुक में 7 अप्रैल को क्लियर हुए हैं। तो बच्चों सिंपल है, 7,500 की बात हो रही है, कैशबुक में एंट्री हुई तो कैशबुक का लोन आया नीचे, पासबुक का लोन यहां पे ऐसे ऊपर है, जाना पासबुक से कैशबुक है, तो ये 7,500 हमें क्या करने पड़ेंगे? लेस करने पड़ेंगे। तो मैं लेस लिख रहा हूं ये 7,500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नंबर 4, आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 7,800 ड्रॉन बाय हर ऑन 27 मार्च 2018, चेक फॉर रुपीज 2,500 वाज एनकैश्ड ऑन 3 अप्रैल 2018। तो दोस्तों 27 मार्च 2018 को हमने 7,800 रुपए के चेक निकाले थे, जिसमें से 2,500 का चेक, यानी रिकंसाइलिंग आइटम ये 2,500 है, वाज एनकैश्ड ऑन 3 अप्रैल। तो चेक इशू किए हैं बट नॉट येट क्लियर्ड में 2,500 का चेक आएगा, क्योंकि वो 3 अप्रैल को क्लियर हुआ है। बाकी सारे चेक 31 मार्च के पहले ही क्लियर हुए, बट 2,500 का चेक एनकैश 3 अप्रैल 2018 को हुआ। तो बच्चों चेक इशू किया 2,500 का, एंट्री कैशबुक में हुई, तो कैशबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, कैशबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ गया, बट पासबुक का बैलेंस नीचे है, जाना पासबुक से कैशबुक है, तो ये आइटम ऐड हो जाएगा। तो 7,800 नहीं 2,500 ऐड हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे लिखूंगा मैं 2,500 ऐड हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 5 नंबर का एडजस्टमेंट। बैंक सीम्स टू हैव गिवन हियर अ रॉन्ग क्रेडिट। तो पासबुक में रॉन्ग क्रेडिट दिया है बच्चों, ओवरड्राफ्ट है, डेबिट बैलेंस है, और पासबुक में इस व्यक्ति का अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट किया है 500 रुपए से। पेड इन बाय हर इन अकाउंट नंबर 8765। ये रॉन्ग क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि उसके 2 खाते हैं इस बैंक में, एक है 8765, लेकिन हमारा जो बीआरएस बन रहा है वो अभी इस 5678 अकाउंट का बन रहा है। तो बच्चों पैसे भरे थे 8765 में, लेकिन गलती से क्रेडिट कर दिए 5678 अकाउंट में, तो हमारा ओवरड्राफ्ट आ गया नीचे पासबुक में, बट कैशबुक ऊपर ही रह गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये सब हुआ है। तो हमें जाना पासबुक से कैशबुक है, तो ये आइटम ऐड करेंगे 500 रुपए। तो 500 रुपए यहां पे ऐड हो जाएगा बच्चों। आगे बोला है एंड अ रॉन्ग डेबिट। अच्छा ऐसा भी हुआ था कि एक डेबिट जो 8765 अकाउंट में होना चाहिए था, गलती से हमारे खाते में हो गया पासबुक में। तो डेबिट ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, उसमें और डेबिट हो गया, मतलब लोन बढ़ गया। हमें जाना पासबुक से कैशबुक है, तो ये आइटम लेस करेंगे बेटा। तो 300 यहां पे लेस करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अ चेक ऑफ रुपीज 1,000 एंटर्ड इन कैशबुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31 मार्च 18। तो दोस्तों 1,000 रुपए का एक चेक हमें मिला, हमने कैशबुक में एंट्री मार दी, बट हमने वो बैंक में भरा ही नहीं, इसका मतलब वो क्लियर हुआ ही नहीं। तो दोस्तों ये दोनों बैलेंसेस सेम थे, चेक डिपोजिशन की एंट्री कैशबुक में आई, डिपोजिशन की एंट्री आई, मतलब कैशबुक का बैलेंस गया नीचे, पासबुक का ऊपर है, जाना पासबुक से कैशबुक है, तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो ये 1,000 रुपए हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अ बिल रिसीवेबल ऑफ रुपीज 5,200 प्रीवियसली डिसऑनर्ड, डिस्काउंट रुपीज, यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर आपके एग्जाम में हुआ है, सजेस्टेड आंसर में हुआ है, डिस्काउंटेड होगा ये। अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 5,200 डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड विथ अ बैंक had been dishonored. Just a second. हेलो। हाँ जी, अ बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 5,200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट द एडवाइस रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। यानी बच्चों 5,200 का बिल डिसऑनर हुआ है और एंट्री पासबुक में हुई है, पहले से हम ओवरड्राफ्ट में है। बिल जब डिस्काउंट किया था तब हमने कैशबुक में एंट्री कर दी, कैशबुक का लोन नीचे लाया, पासबुक में भी वो एंट्री हो गई, पासबुक का लोन भी नीचे आ गया। एम आई राइट? बिल्स रिसीवेबल 5,200 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, आई एम सो सॉरी, डिस्काउंट किया मतलब हमारा बैंक ने हमें पैसे दिए, बिल्स रिसीवेबल था, हमने बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने हमें पैसे दिए। इज इट राइट? हाँ, ये अब बिल एक्चुअली ड्रॉई पैसे देने वाला था बैंक को, ड्रॉई पैसे देने वाला था बैंक को, बट ड्रॉई ने नहीं दिया, तो बैंक ने वो हमें चार्ज कर दिया। तो बच्चों ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ जाएगी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस 5,200 से ऊपर चली जाएगी क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ। इज इट राइट? हाँ, जब डिस्काउंट किया था तो बैंक बैलेंस नीचे लाया था हमने, ओवरड्राफ्ट कम हो गया, बैंक में पैसे जमा हो गए, ओवरड्राफ्ट कम हो गया,
बट नाउ ये पैसा अगर हम लोगों ने ये सामने वाले व्यक्ति ने यानी ड्रॉई ने अगर पे नहीं किया तो लोन का बैलेंस बढ़ जाएगा। अब हमें जाना पासबुक से कैशबुक है, तो ये 5,200 रुपए हमें लेस करने पड़ेंगे। इज इट राइट? तो 5,200 लेस करने पड़ेंगे। आगे बढ़ता हूं बच्चों। अ बिल फॉर ₹10,000 वॉज रिटायर्ड or paid by the bank under a rebate for ₹175, but full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book। तो दोस्तों हमने एक बिल 10,000 रुपए का रिटायर कर दिया, मतलब पेमेंट कर दिया, तो एंट्री इन पासबुक 10,000 माइनस 175, 10,000 माइनस 175 यानी 9,825 बैंक अकाउंट से गए। तो बच्चों आपका लोन 9,825 से बढ़ गया, बट हमने यही एंट्री कैशबुक में 10,000 से कर दी, यानी 175 रुपए से हमने कैशबुक में ज्यादा एंट्री रिकॉर्ड कर दी है पेमेंट की, तो लोन हमारा 175 रुपए से बढ़ के दिख रहा है। हमें जाना पासबुक से कैशबुक है, तो ये ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों 175 रुपए यहां पे ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले लाइन पे मैंने पासबुक का बैलेंस लिखा है। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, अ चेक फॉर ₹2,400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैशबुक एंड वाज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च 2018। तो दोस्तों कैशबुक में एंट्री नहीं मारा चेक डिपॉजिशन का, बैंक में जमा हुआ है चेक, तो बैंक का लोन आया नीचे, कैशबुक का लोन है ऊपर, जाना हमें कैशबुक से पासबुक से कैशबुक है, तो ये आइटम ऐड होगा। तो ये 2,400 यहां पे इस तरह से ऐड हो गए। तो बच्चों अगर हम बीआरएस प्रॉपरली सब लाइन वगैरह लिख के प्रेजेंट करेंगे तो एडलेस कुछ ऐसे दिखेगा, 33,575 प्लस 2,800 प्लस 7,500 प्लस 2,500 प्लस 500 प्लस 300 प्लस सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, 33,575 प्लस 2,800 होगा माइनस 7,500 प्लस 2,500 प्लस 500 माइनस 300 माइनस 1,000 माइनस 5,200 प्लस 175 प्लस 2,400। तो कुल मिला के ये सब एड लेस करूंगा तो 27,950 ये बैलेंस आना चाहिए कैशबुक का। एंड वो पहला वाला बैलेंस पॉजिटिव है और ओवरड्राफ्ट लिखा है, और ये भी अगर पॉजिटिव आ रहा है और ओवरड्राफ्ट लिखा है तो इट मीन्स हमारा बैलेंस कैशबुक का 27,950 ओवरड्राफ्ट आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखोगे तो 27,950 ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा हुआ है। एंड पहला ट्रांजैक्शन जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वो इग्नोर करने का, नोट भी आपको ऐसे इस तरह से लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम एडजस्टेड कैशबुक वाला एक केस कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस इज इलस्ट्रेशन 5 ऑफ योर ICAI मॉड्यूल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ऑन 30th September 2022 the bank account of X according to the bank column of cash book was overdrawn to the extent of 4062। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कौन सा बैलेंस दिखा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बोला इन्होंने, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस आपको पहले दिखा, ओवरड्रॉन बैलेंस है टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758 इन फेवर ऑफ एक्स, बट पासबुक में बच्चों रेगुलर बैलेंस दिख रहा है, बट हम कैशबुक के बैलेंस के हिसाब से ही जाएंगे, 4062 के हिसाब से ही जाएंगे। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैशबुक एंड पासबुक रिवील्स द फॉलोइंग। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पहले देख रहा हूं, यू आर रिक्वायर्ड टू, बच्चों आपको क्या बोला है, देखो यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द कैशबुक, यानी आपको एडजस्टेड कैशबुक बनाने के लिए बोला है टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30th September 2022। तो आप लोगों को करेक्ट बैलेंस निकालना है 30th September 2022 का कैशबुक का, यानी कैशबुक पहले एडजस्ट करना है एंड देन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अगर आपको कैशबुक एडजस्टेड पूछा है तो आप लोगों को एडलेस के बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी सिर्फ आपको यह सोचना है कि आइटम एडजस्ट करना है या बीआरएस में दिखाना है। ठीक है, तो कुल मिला के 7 आइटम्स है। पहला आइटम देखो, चेक ऑफ ₹13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 September 22 क्रेडिटेड इन द बैंक ऑन 3rd October। दिस इज टाइमिंग डिफरेंस बच्चों, ये बीआरएस में दिखाना है हमें। A payment by check ₹16,000 has been entered twice in the cash book। तो दिस इज एरर डन इन कैश बुक, तो ये हमें एडजस्ट करना है कैश बुक में। ठीक है, तो अगर मैं कैश बुक बनाऊं इमीडिएटली तो कुछ इस प्रकार से वापस से मुझे कैश अकाउंट खोलना है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, पहला बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बुक का बैलेंस मुझे दिख रहा है 4062, सो मैं यहां पे लिखूंगा 4062 का बैलेंस। अब सब लोग ध्यान देंगे, अ पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो बच्चों सब लोग ध्यान दो, चेक से पेमेंट किया है 16,000 रुपए का, ट्वाइस यानी डबल टाइम रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में। ठीक है, पेमेंट की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहली बार एंट्री बराबर है, वापस से क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री कर दी,
तो ये सेकेंड एंट्री जो गलत की है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ऑब्वियसली ये बैंक अकाउंट है, तो ये 16,000 रुपए की एंट्री मैंने रिवर्स कर दी। जो गलती कैशबुक में हुई थी उसको सुधारा, बात खत्म। अब ये बीआरएस में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब ये बीआरएस में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एडजस्टमेंट। ऑन 29 September 22 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ऑफ एक्स। अच्छा, मतलब हमारे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा कर दिए, बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया अपने बैंक अकाउंट को, बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल 1 October। तो हमने इसकी एंट्री हमारे कैशबुक में नहीं की है। बेटा कस्टमर से पैसे आए, क्या एंट्री करेंगे? एडजस्ट करेंगे ऑब्वियसली इसको। ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन डिफरेंस जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है बट कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो लेट्स रिकॉर्ड इट इन कैशबुक। ओके, तो आप क्या एंट्री मारेंगे बोलो जरा बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 1,17,400। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 1,17,400, ये एंट्री हम लोग यहां पे कर देंगे। फिर आगे बढ़ते बच्चों, 4 नंबर का एडजस्टमेंट। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। चलो लेट्स रिकॉर्ड इट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बाय बैंक चार्जेस, इज इट राइट? बाय बैंक चार्जेस, सॉरी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक बोला मैंने, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 580। दिस इज ऑल्सो डन माई फ्रेंड्स। ओके, चलो आगे बढ़ते। ये भी बीआरएस में नहीं आएगा, ये भी एडजस्ट कर दिया। तो जो मैं एडजस्ट करता जा रहा हूं वो बीआरएस में नहीं आएगा। On 6th September 22, the bank credited 20,000 to X in error. This is गलती ऑफ बैंक। ये बीआरएस में ही दिखाना पड़ेगा बच्चों। ये मैं कैशबुक, गलती से मेरे खाते में 20,000 रुपए क्रेडिट हुआ है, मैं एंट्री मार के वापस ये गलती नहीं दोहराऊंगा। ये पासबुक में गलती हुआ है, पासबुक वाले सुधारेंगे, बीआरएस में दिखाएंगे, बात खत्म। इसको कैशबुक में एडजस्ट नहीं करना है। नंबर 6, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विथ हिज बैंक। तो जब बिल डिस्काउंट किया था तब क्या एंट्री मारी थी हमने? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक डेबिट हुआ था हमारा 1,40,000 से। दिस बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन 20th September 22, मतलब एंट्री पासबुक में हुआ है 28 सितंबर को, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो चलो लेट्स पास द एंट्री। जब मिला था बिल तब क्या एंट्री मारी थी? डिस्काउंट किया था तब बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब एक्चुअली बिल की कॉपी बैंक के पास थी, बैंक पैसे मांगने गया ड्रॉई के पास, बट ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया। तो अब बोलो बेटा हमें बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, तो बैंक विल बी क्रेडिटेड, बट हम पैसे किसके पास से लेंगे? ड्रॉई के पास से। तो बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन में 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप यहाँ पे बाय बिल्स रिसीवेबल भी लिख सकते हो, या फिर बाय ड्रॉई भी लिख सकते हो, या फिर बाय डेटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कॉल है क्या लिखना है। बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 1,40,000 से। तो दिस आई हैव डन। नेक्स्ट नंबर 7, चेक इशूड अप टू 30th September 22 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये टाइमिंग डिफरेंस है बच्चों, ये बीआरएस में जाएगा। तो अब बीआरएस में टोटल 3 आइटम जाएंगे, 7 नंबर का आइटम, 5 नंबर का आइटम एंड 1 नंबर का आइटम, ये 3 बीआरएस में रहेंगे। नाउ आई हैव टू क्लोज दिस एडजस्टेड कैश बुक टू फाइंड आउट द न्यू बैंक बैलेंस। सो 4062 वाज द फर्स्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट था 580 एंड 1,40,000। तो बच्चों टोटल आता है 1,44,642। क्रेडिट साइड का टोटल अगर देखता हूं मैं, डेबिट साइड का 1,17,400 प्लस 16,000, तो 1,33,400। 1,44,642 में से ये बैलेंस गया, तो 11,242 यहां पे बैलेंस रह रहा है नया वाला, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ये भी डेबिट नहीं क्रेडिट बैलेंस है बच्चों, ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो बच्चों अब बीआरएस बनाऊंगा वापस में, बीआरएस में यही बैलेंस में लिखूंगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में लिखूंगा ओवरड्राफ्ट 11,242। अब सब लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अब ये 3 आइटम्स के बारे में ही सोचना है, ऐड होंगे या लेस। तो दोस्तों ये पासबुक है, ये कैशबुक है, दोनों सेम लेवल पे रख दिए मैंने। अब देखिए 13,14,000 के चेक डिपॉजिट हुए हैं, मतलब एंट्री कैशबुक में हुआ है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कैशबुक में रिसीट हुआ है, तो कैशबुक का लोन नीचे आ जाएगा, बट पासबुक ऊपर ही रह जाएगा। हमने पहले लाइन पे कैशबुक का बैलेंस लिखा है, तो कैशबुक से पासबुक जाना है तो लेफ्ट हैंड ऊपर लाना पड़ेगा। तो बच्चों ये आइटम ऐड होगा, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, अभी मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूं, ऐड कर दूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 13,14,000 ऐड कर दूंगा बच्चों। आगे बढ़ता हूं, फिर उसके बाद यहां पे 5 नंबर का आइटम, ऑन 6th September 22 बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। तो बच्चों ये कैशबुक है, ये पासबुक है, एंट्री इस बार पासबुक में हुआ है और वो भी रिसीट का, इसका मतलब क्रेडिट हुआ है ना अपना खाता, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट हुआ मतलब ये बैंक बैलेंस नीचे आ गया, लोन कम हो गया रिसीट के कारण।
और हमने जाना है कैशबुक से पासबुक, तो ये आइटम लेस होगा, तो लेस करूंगा मैं 20,000 रुपए। अब ध्यान से सुनना, ओवरड्राफ्ट है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये लेस करने वाला हूं मैं। और उसके बाद 13,26,000 के चेक इशूड हुए हैं, तो एंट्री कैशबुक में हुआ, तो कैशबुक का लोन बढ़ गया बेटा, पहले ही लोन का बैलेंस है और उसमें से 13,26,000 के चेक इशू कर रहे हो, तो लोन बढ़ गया। बट पासबुक में ये एंट्री आया ही नहीं, तो पासबुक का बैलेंस नीचे है, जाना कैशबुक से पासबुक है, तो ये आइटम लेस करना पड़ेगा, तो 13,26,000 लेस होंगे। ओके, अब ध्यान से देखना है बच्चों, 11,242 प्लस 13,14,000, तो ये आता है 13 लाख, सब टोटल यहां पे कर रहा हूं 13,25,242। बट उसमें से ये दो आइटम अगर मैं लेस करूं, तो यहां पे बैलेंस जा रही है हमारी 20,758 पे, बट ये नंबर आ रहा है माइनस में। कैन यू सी, 13,25,000 में इन दोनों का टोटल माइनस करूंगा तो ये नंबर माइनस में चला जाएगा। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हमें यहां पे लिखना है बैंक बैलेंस, ये बराबर ही है, गलत नहीं है, एज पर पासबुक, बट यहां पे ओवरड्राफ्ट नहीं करेंगे। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस ये प्लस था, ये भी प्लस आता तो मैं यहां पे ओवरड्राफ्ट लिखता, बट यहां पे माइनस में आ जाने के कारण मैं यहां पे फेवरेबल बैलेंस लिखूंगा और बात को खत्म कर दूंगा। तो यहां पे आप लोगों को आंसर में वेरीफाई करना है क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस लिखा है देखो, तो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस है ना, फेवरेबल बैलेंस, यहां पे ओवरड्राफ्ट लिखा है, तो अपेक्षा थी कि यहां पे भी ओवरड्राफ्ट आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा एज पर बैंक स्टेटमेंट, बट ये नंबर माइनस में जाने के कारण हमने फेवरेबल बैलेंस लिखा है, तो मैं भी वैसे ही लिख रहा हूं, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल लिखूंगा बिकॉज ये नंबर माइनस में जा रहा है। तो आपका जो फर्स्ट लाइन पे बैलेंस है उसका साइन के अपोजिट साइन का बैलेंस अगर लास्ट लाइन पे आ रहा है तो यू हैव टू चेंज द टाइप ऑफ बैलेंस। तो विद दिस बच्चों ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर दिया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको करके जरूर जाना है, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है, आपके मॉड्यूल में भी आपको इसका आंसर मिलेगा। तो बच्चों दिस इज व्हाट अ बीआरएस चैप्टर इज, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि एडजस्टेड कैशबुक कब बनाना है एंड बीआरएस कब बनाना है वो हमें समझना पड़ेगा। एडजस्टेड कैशबुक में कौन से आइटम्स को एडजस्ट करना है, कौन से आइटम्स को एडजस्ट नहीं करना है, वो आपको जरा ध्यान देना है। उसके साथ साथ जब हम एडजस्टेड कैशबुक वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो पहले एडलेस के बारे में मत सोचिए, पहले कौन सा आइटम एडजस्ट होगा और कौन सा आइटम बीआरएस में जाएगा उसके बारे में सोचिए। क्योंकि क्या होता है बहुत बार, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मान लो यहां पे ये सब एडजस्ट करने के बाद अगर कैरिड डाउन बैलेंस इस साइड में आ जाती तो आपका बैलेंस का टाइप बदल रहा है, यानी पहले वो ओवरड्राफ्ट हुआ करता था बट यहां पे वो फेवरेबल हो चुका है, क्योंकि क्रेडिट साइड को कैरिड डाउन हुआ मतलब डेबिट बैलेंस हो गया वो कैशबुक का, यानी फेवरेबल बैलेंस हो गया, तो उसके हिसाब से एडलेस की प्लानिंग होती है अपनी। इसलिए बोल रहा हूं कि पहले एडजस्टेड कैशबुक बनाने के बारे में सोचो, कौन सा आइटम एडजस्ट होगा, कौन सा बीआरएस में जाएगा वो सोचो, जैसा इस क्वेश्चन में हमने किया, और फिर बीआरएस के बारे में ऐड करना है या लेस करना है वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात हमने कौन सी की, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है प्लस साइन है और एंड में माइनस साइन में कन्वर्ट हो रहा है बैलेंस, तो टाइप ऑफ बैलेंस आपको जरूर बदलना है। तो पहले लाइन पे अगर मान लो फेवरेबल लिया है और पॉजिटिव साइन वाला बैलेंस है और आखिरी लाइन पे निगेटिव जा रहा है तो वो अनफेवरेबल करना मत भूलिएगा, ठीक है। बट ऊपर भी पॉजिटिव है और लास्ट लाइन पे भी पॉजिटिव है, या ऊपर भी निगेटिव है और लास्ट लाइन पे भी निगेटिव है, निगेटिव बैलेंस हम लिखते नहीं है मोस्टली, मैंने आपको वैसे पढ़ाया नहीं है, हमेशा पॉजिटिव बैलेंस से ही शुरू करो, टाइप वहां पे लिखो, ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट, फेवरेबल है तो फेवरेबल, एडलेस करने के बाद नंबर निगेटिव हो गया तो बस टाइप बदल के रखना है, दैट्स इट, चलेगा। तो बच्चों विद दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर बीआरएस चैप्टर रिवीजन आल्सो। आई होप कि ये रिवीजन लेक्चर आपको यूजफुल लगा हो और आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।